नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। किया जाना है। सभी नौजवानों, जब मैं शहरी विकास की बात करता हूँ तो जरूर एक बात कहता हूँ कि शहर किसी भी सभ्यता, राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के सूचक होते हैं एवं शहरों को विकास का इंजन भी माना जाता है। हमारी सरकार प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों को मुकाबले अधिक विकसित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सभी शहरों की साफ सफाई है, शहरों का विकास है और इस समय में भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ शहरों के नवीनीकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य है इन योजनाओं का कि बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए, क्योंकि आज हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। हमको इकोलॉजी को बचाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है और दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि विकास भी हमको जरूरी है और इसलिए शहरी विकास का कार्य केवल निर्माण या विस्तार नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे शहरों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुधारना है और उनके लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं आधुनिक प्रवेश उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता है। शहरी विकास विभाग में नियुक्ति पाने वाले आप सभी हमारे आज 85 कर्मशील जो अभ्यर्थी हैं, हमारे नवोदित, उन सब पर यह जिम्मेदारी रहेगी शहरी विकास की परियोजनाओं को सही दिशा में उनको पूरा किया जाए और तय समय पर उनको पूरा करें। और यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी स्कीम जो हमारी स्कीमें बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, वो जन सहभागिता से बने और उसमें इस टैगलाइन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नथिंग फॉर यू विदाउट यू। यानी कि कई बार योजनाएं बड़ी बन जाती हैं, लेकिन जिनके लिए हम योजनाएं बनाते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो लाभ लेने वाले हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, जो कई बार उस दिशा में ध्यान नहीं जाता है और कई जो स्कीमें हैं इसलिए सफल नहीं होती है क्योंकि जो लाभ लेने वाले हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है इसका उपयोग करने के लिए। इसलिए आप सब लोग नवोदित भी हैं, उदयमान हैं, जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, वहां एक बात आपके हमेशा स्मरण में रहनी चाहिए कि आप जो भी काम करेंगे उस काम का असर, आपके हर निर्णय का जो प्रभाव है वो लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर है, चाहे वो शहरी विकास के हों, चाहे उच्च शिक्षा के हों, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्य में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से हमें अपने प्रदेश के जो विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आप सभी जानते हैं, सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड की जो हमारी संकल्पना है उसको साकार करने का एक संकल्प लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने पर है। सर्वाधिक भूमिका उच्च शिक्षा विभाग की है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का काम, उनके अंदर कौशल
के विकास को और अधिक बढ़ाने का काम इसके माध्यम से होता है और इसके महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लिए थे, जिसमें देश में सबसे पहले 2020 में हमने नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी हमने इसके लिए किया था। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में और भी अनेक अभिनव प्रयास हुए, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका निरंतरता से विकास किया गया है। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को भी 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान देने का भी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेम प्लेट आदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नेम प्लेट आदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यहाँ पर नेम प्लेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नेम प्लेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। MP, UP और उत्तराखंड सरकार को कोर्ट का नोटिस भी आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ भोजन का प्रकार बताना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई हो चुकी है। उन्होंने कहा दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट मामले में ये बड़ा निर्णय लिया है। UP उत्तराखंड सरकार ने नेम प्लेट के लिए आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। उन्होंने कहा है कि मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है, यानी कि 26 जुलाई को अगली सुनवाई इस पर होगी। लेकिन आज जो फैसला आया है वो भी महत्वपूर्ण है। कांवड़ यात्रा के लिए यह आदेश जारी किया गया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण बात कही है। नेम प्लेट आदेश मामले में उन्होंने अपनी सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। अगली तारीख तय करने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि नेम प्लेट केस में अंतरिम रोक लगाई गई है और इसके साथ ही सिर्फ यहाँ पर जो नाम को लेकर जो बड़ा विवाद भी चल रहा था, उसमें MP, UP और उत्तराखंड सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए साथ ही ये भी कहा कि यहाँ पर नेम प्लेट केस मामले में सिर्फ भोजन का प्रकार बताना होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश की तमाम जगहों पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा पर भी मानसून का असर दिखाई दे रहा है। यात्रा मार्गों पर जगह जगह भूस्खलन होने से आए दिन हादसे की खबर सामने आ रही है, जिससे तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए CM धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्से का भी निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही 22 करोड़ रुपए की लागत से गलोगी धार के ट्रीटमेंट के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। आज मैंने गलोगी पर, माल रोड पर, पिक्चर पैलेस पर, लंडौर के मुख्य मार्ग पर भूस्खलन से नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। हमारे अधिकारी मौके पर पहले ही पहुंच चुके हैं, उन पर काम शुरू हो गया है और निश्चित ही एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर हम जनता को राहत देंगे। और सरकार आपदा के उसमें जनता के साथ में खड़ी है, अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रही है। और जहाँ भी कोई घटना घटती है, चाहे हमारे विधायक हों, मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबसे पहले पहुँचते हैं। अगर आपने देखा होगा चिलकारा की घटना हुई, लोग दिवाली मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। उधम सिंह नगर में अभी सबसे भीषण बाढ़ आई है,
करीब 3,500-4 हज़ार से लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। मैं खुद चुनावी सभा छोड़कर सीधा मैं रात को वहाँ पहुँचा, 11 बजे मैंने मीटिंग दी। सुबह मैं ग्राउंड जीरो पे था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए। अगली खबर का रुख करेंगे। बीते दिनों से प्रदेश में खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है, जिसके चलते विधायक ने सीएम और मंत्री से 4 से 5 कृषि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बात की है। साथ ही साथ आपदा में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक टीम गठित करने के लिए भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। और कर्णप्रयाग में लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बंद मार्ग को खोलने के लिए 5 घंटे बाद भी मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीनरी नहीं पहुंची। ऐसे में मार्ग पर फंसे लोगों की परेशानी को देखते हुए पुलिस ने छोटे वाहनों के लिए बमुश्किल मार्ग खोला। हालांकि बड़े वाहनों के लिए अभी भी मार्ग बाधित है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट आया है और कोई पीडब्ल्यूडी वाले को ये सुबह हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे बोल्डर आ गया रोड पे, ये बाईपास रोड पे, और इसके कारण जो है पूरा बाजार में ट्रैफिक जो है चौक हो गया। तो हमने सुबह 5-6 बजे लगभग जो है छोटे पत्थर हटवा के और छोटा ट्रैफिक पास करवा दिया था। और अब जो है विभाग भी आ गया है, विभाग के जो लोग लगे हुए हैं, मशीन भी आ गई है और पत्थर तोड़ के अब बड़े वाहनों को रोड क्लियर कर रहे हैं। और हम 4:30 बजे से फंसे हैं, हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। हमें इतना बड़ा पत्थर आ रखा है, कोई पीडब्ल्यूडी का विभाग यहाँ देखने को तैयार नहीं है, खाली पुलिस प्रशासन आ रखी है और हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। यही नहीं, कर्णप्रयाग नहीं, हर क्षेत्र में हमें बहुत दिक्कतें हो रही है क्योंकि विभाग कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर जगह रोड ऐसी हो रखी है कि हमें गाड़ी निकालने को बहुत मुसीबत हो रही है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे मलुआ है, साइड से कहीं निकलने को तैयार, कहीं पे गड्ढे हैं रोड में, कहीं हमें। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, साथ ही ये भी बताएगा कि इस वक्त मौसम वहां पर कैसा है? जी देखिए, बीती रात को जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसके चलते यहाँ पर कर्णप्रयाग पंचकुलिया के पास जो अपर बाजार को जाने वाला जो बाईपास मार्ग है, उस मार्ग पर एक चट्टान खिसक के आ गई थी। सुबह 5 बजे का मामला है और 5 बजे से लेकर अभी तक 9 घंटे का समय बीत गया है। अभी तक यह मार्ग बड़े वाहनों के लिए नहीं खुल पाया है, जिसके चलते लोग यहाँ पर जाम में फंसे रहे। लोगों ने साफ तौर से जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और 9 घंटे बाद भी जब सड़क नहीं खुल पाई है तो पुलिस को इसमें मशक्कत करनी पड़ी। तब पुलिस ने जाकर के कुछ बोर्डर इसमें मार्ग से हटाए और तब जाकर के ये मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला। लेकिन अभी तक 9 घंटे का समय बीत गया है, अभी भी बड़े वाहनों के लिए मार्ग नहीं खुल पाया है, जिसके चलते लोगों में जो विभाग है उसके प्रति खासी नाराजगी देखी गई है। जैसे कि पूर्व में बरसाती मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा भी अधिकारियों और विभागों को ये आदेश दे दिए गए थे कि कोई भी मार्ग यदि बंद होता है तो जल्द से जल्द इन मार्गों को खोला जाए। कोई भी अधिकारी अपने फोन स्विच ऑफ न करे और अपना मुख्यालय न छोड़े। बावजूद इसके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे विभागों के खिलाफ, लापरवाह विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी बिल्कुल, और ऐसी ये लापरवाही देखी गई है, जबकि सीएम धामी ने साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लगातार वो अपडेट रखें, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पतंजलि के सामने सड़क पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां पर कई वाहन फंसकर खराब भी हो गए। हरिद्वार में जल भराव की समस्या से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वहां पर जिस तरीके से जल भराव की तस्वीरें हैं, ये साफ बताती हैं कि किस तरीके से निकासी नहीं है और वहां पर चौक हो चुकी है नालियां, इसी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अभी क्या और अपडेट आ रहा है? क्यों नहीं हो रहा मनोज?
तरीके से मैंने देखा कि रात से लगातार बारिश हुई है, उसकी वजह से लगातार सड़कों पे जल भराव देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे लगातार कावड़ भी चल रही है, कावड़ काफी दिक्कत परेशानी आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो वक्त होते से आते सड़कों पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो वाहन परेशानी जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उठानी पड़ रही है, जो साथ ही साथ जो सिर्फ कावड़े हैं पहुंचे उनको भी काफी दिक्कत परेशानी। हालांकि प्रशासन के द्वारा ऐसा कि मानसून से पहले तमाम जो नदी नाले होंगे उनको साफ कर दिया जाएगा, तो किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं उठ रही है। इस तरीके के विकास कार्य बात की जाती है बोल रही, क्योंकि हमने देखा जैसे देर रात से बारिश चली तो उसको लेकर साफ से जो पतंजलि का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे जो सड़कें जलमग्न हो गई है, ये 2 से 3 तक जो पानी सड़कों पे आगे पानी घुस जाता है। यहाँ पे वाहनों में पानी जाने के बाद जो वाहन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है मनोज, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से ये सड़कें तालाब बनी हुई हैं और जो दावे हैं वो इस बारिश ने धुल दिए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वन प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा का कहना है कि उन्होंने रूपरेखा बना ली है और वन विभाग के अलावा 8 अन्य विभाग भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 17 लाख पौधों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ पौधे हम अपनी विभागीय पौधशालाओं से देंगे। जो हरेला कार्यक्रम है इस बार हम लोगों ने उसकी रूपरेखा बना ली है, उसका एक जीओ भी जारी हो गया है और उसमें वन विभाग के साथ साथ अन्य 8 विभाग और हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए ये है कि निर्देश के 17 लाख का है तो 17 लाख के पौध हम लोग कुछ पौध हमारे विभागीय पौधशालाओं से देंगे और कुछ पौध जो है वो क्रय करा के भी देंगे। संबंधित डिविजन्स जो हैं इस समय जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या फिर वन पंचायतें हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों का, चाहे वो स्कूल हों, विद्यालय हों, कॉलेज हों, उनमें जो है सबसे समन्वय स्थापित करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि पौधारोपण इस समय हो 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। और इसमें पूर्व में कुछ हरेला वन भी स्थापित किए गए थे। शिक्षा को लेकर दिलचस्प और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाई जा रही हैं, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से अपने विषयों पर ज्ञान मिल सकेगा। वहीं इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड के 783 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में स्मार्ट क्लास लगाई जा चुकी हैं, जिसमें से कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत और कुछ CSR फंडिंग एजेंसी के माध्यम से लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास जरूर हो। लगभग 783 जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनमें स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसमें मैक्सिमम में तो हमारे समग्र शिक्षा अभियान की ओर से और कुछ NGOज और कुछ हमारे CSR फंडिंग एजेंसीज हैं और उनके माध्यम से। तो ये स्मार्ट क्लास अभी हमारा जो टारगेट है वो कम से कम हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो जाए और धीरे धीरे समग्र शिक्षा के अभियान योजना के अंतर्गत हर क्लास में एक स्मार्ट क्लास सुविधा हो, क्योंकि समय बदल रहा है, शिक्षा का जो साधन है वो भी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ प्रादुर्भाव शिक्षा में हो चुका है। तो हमको भी जो कंटेंट है, लर्निंग है, उसकी तरफ अपने को शिफ्ट करना है। चंपावत जिले के लोहाघाट के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां रिश्ते में दादा ने अपनी 5 वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जब मासूम ने अपनी मां को पूरी वारदात के बारे में बताया तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बच्ची ने मां के लोहाघाट थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर आरोपी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए SHO ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक मासूम से दुष्कर्म के संबंध में प्रकरण आया था। उसमें हमने त्वरित FIR दर्ज की और उससे संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अभियुक्त को अरेस्ट कर दिया गया और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त तमाम
बद्रीनाथ धाम में भी आज काफ़ी चहल पहल नजर आई है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार के भक्तों भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं तप्त कुंड के पास स्थित पौराणिक शिव मंदिर में भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी है। वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए बद्रीपुरी के होटल कारोबारियों और व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लौटने लगी है। तो तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से रौनक लौटी है। चमोली के बद्रीनाथ में अब तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन मौसम कुछ सुहावना भी है। होटल कारोबारियों और जो व्यापारी हैं उनके चेहरे खिले हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद जो यात्रा है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही थी और अब यहाँ पर सड़कें खोल दी गई हैं और सावन के जो पहला सोमवार है उसमें भारी संख्या में बद्रीनाथ में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो पहुँच रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।